बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की मदद से सीखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आपके पास लिखा है। मैंने उस स्टेटमेंट से जो डेटा है वो एक टेबल की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। स्टोरी क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर बाइसिकल्स बनती हैं दो मॉडल्स की, एक है मॉडल ए और एक है मॉडल बी। फैक्ट्री के अंदर दो टाइप्स की मशीन्स हैं, M1 और M2। स्टूडेंट्स, जो M1 मशीन है वो मॉडल ए की जो बाइसिकल है उसको बनाने में 5 घंटे लगाती है, और अगर मशीन M1 मॉडल बी की बाइसिकल बनाए तो उसे 4 घंटे लगते हैं। जो मशीन M1 है उसके मैक्सिमम आवर्स जो अवेलेबल हैं वो हैं 120 आवर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा आप कह लें कंटिन्यूस, आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 120 घंटे ये मशीन काम कर सकती है। बाद में इसे हम ये फर्ज कर रहे हैं कि इसे रेस्ट देना पड़ता है। अगर हम आ जाएं M2 मशीन की जानिब तो उसे मॉडल ए की बाइसिकल बनाने में 4 घंटे लगते हैं, मॉडल बी की बाइसिकल बनाने में 8 घंटे लगते हैं। आप देखें कि मॉडल ए के को बनाने में उसे M1 मशीन की निस्बत कम टाइम लगा, लेकिन मॉडल बी के लिए उसे ज्यादा टाइम लग रहा है। बहरहाल इस मशीन की जो वर्किंग है वो उससे ज्यादा है, यानी ये 144 आवर्स तक कंटिन्यूस काम कर सकती है। अब सिचुएशन ये है कि मॉडल ए की एक बाइसिकल बेचने पर 40 रुपए प्रॉफिट होता है फैक्ट्री को, और मॉडल बी की एक बाइसिकल बेचने पर 50 रुपए प्रॉफिट होता है फैक्ट्री को। अब हमें यहां पर यह डिसाइड करना है कि हमें कितनी साइकिल्स मॉडल ए की प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी साइकिल्स मॉडल बी की प्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर हम फर्ज करें कि जो ऑनर ऑफ द फैक्ट्री है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो रैंडमली मॉडल ए और मॉडल बी की बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि मैं किस तरह से डिसाइड करूं कि मुझे अपने इन M1 मशीन के जो 120 आवर्स हैं और M2 मशीन के जो 144 आवर्स हैं, ये जो वर्किंग आवर्स हैं इन दोनों मशीन्स के, इन्हें किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। मुझे कितनी जो है वो मॉडल ए की बाइसिकल्स बनानी चाहिए और कितनी मॉडल बी की बाइसिकल्स बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये है एक आइडियल प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड प्रोग्रामिंग है इसका कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर प्रोग्रामिंग का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन। हमें इस फैक्ट्री ओनर को उसका कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि वो किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, वो कितनी बाइसिकल्स मॉडल ए की बनाए और कितनी बाइसिकल्स मॉडल बी की बनाए। जो वर्ड लीनियर है प्रोग्रामिंग से पहले, स्टूडेंट्स, वर्ड लीनियर इसलिए यूज यहां पर किया गया है कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन अभी बनेगा आपके सामने, एक फंक्शन बनेगा वो लीनियर फंक्शन होगा। कुछ इनइक्वालिटीज बनेंगी वो लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी, और इक्वेशंस बनेंगी उन इनइक्वालिटीज की बेस पर, वो लीनियर इक्वेशंस होंगी। इसलिए इस प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। प्रोग्रामिंग का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, और लीनियर कम्स फ्रॉम फंक्शन दैट इज लीनियर, और जो इसके अंदर इनक्वालिटीज हैं वो भी लीनियर होंगी। उस वजह से लीनियर का वर्ड यूज किया गया। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये सारे का सारा डेटा समरी की सूरत में यहां पर मौजूद है। हमें यहां पर डिसाइड करना है कि फैक्ट्री ओनर जो है वो कितनी बाइसिकल्स जो है वो मॉडल ए की बनाए और कितनी बाइसिकल्स मॉडल बी की बनाए। अब ये दो क्वांटिटीज जो हैं इनके बारे में हमने डिसाइड करना है। ये दो अननोन क्वांटिटीज हैं फिलहाल हमारे लिए, और आप जानते हैं कि मैथ्स में हम अननोन क्वांटिटीज को एक नाम दे देते हैं, हम लेट कर लेते हैं। हम एक जो मॉडल है मॉडल ए, उसकी जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं उन्हें एक्स कह देते हैं, और मॉडल बी की नंबर ऑफ बाइसिकल्स को हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा लेट एक्स बी नंबर ऑफ bicycles of
मॉडल ए, और इसी पैटर्न पर वाई बी नंबर ऑफ बाइसिकल्स ऑफ मॉडल बी। यानी हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू मालूम करनी है कि जिस पर जो फैक्ट्री ऑनर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर एक बाइसिकल जो कि मॉडल ए की है, एक बाइसिकल पर 40 रुपए प्रॉफिट है, दो बाइसिकल पर कितना होगा? शाबाश, द आंसर इज 40 इंटू 2। तीन बाइसिकल्स पर 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 120 रुपीज। फोर बाइसिकल्स पर 40 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मॉडल ए की कितनी बाइसिकल्स हैं? द आंसर इज एक्स। तो मॉडल ए की जो बाइसिकल्स हैं उनका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 40x होगा। ये मेरा रफ एरिया में यहां पर लिख रहा हूं। मॉडल ए की बाइसिकल्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 40x। आप x की वैल्यू 1 पुट करें, यानी अगर मॉडल ए की एक साइकिल बनी तो 40 रुपीज प्रॉफिट होगा। अगर मॉडल ए की दो बाइसिकल्स बनी तो यहां पर 2 पुट करने से 80 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी पैटर्न पर मॉडल बी जो है उसकी एक बाइसिकल बेचने पर 50 रुपीज प्रॉफिट है, दो बाइसिकल्स बेचने पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, तीन बाइसिकल्स बेचने पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मॉडल बी की टोटल बाइसिकल्स हैं y। तो जो प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 50y। अब ये मॉडल ए की बाइसिकल्स बेचने का प्रॉफिट और ये मॉडल बी की बाइसिकल्स बेचने का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इसको ऐड करने से हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया एक फंक्शन। इसे स्टूडेंट्स हम नाम देंगे प्रॉफिट फंक्शन का। इसे हम प्रॉफिट फंक्शन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इससे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। हम यहां पर लिखेंगे बाय गिवन कंडीशंस वी हैव। अब जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर हम यहां पर अब ये प्रॉफिट फंक्शन बना रहे हैं। उसके बाद कुछ इनइक्वालिटीज बनेंगी। P for profit is depending upon number of bicycles of model A and number of bicycles of model B, and it is equal to 40x plus 50y। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। हमने देखना है कि ये जो प्रॉफिट है वो किस x और y वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो x है और y है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मॉडल ए की बाइसिकल्स की तादाद नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज नो। या तो मॉडल ए की बाइसिकल हम नहीं बनाएंगे अगर हमें पता चलता है कि इसको बनाने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या तो हम नहीं बनाएंगे या हम बनाएंगे। यानी x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है कि हम ना बनाएं, या ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 सो ऑन सो फोर्थ, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। इसी तरह जो मॉडल बी की बाइसिकल्स हैं दैट इज y, या तो y की वैल्यू 0 होगी या y की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिखेंगे x is greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Number of bicycles of model A can be equal to 0 and it can be greater than 0, and same is the case for model B bicycles. स्टूडेंट्स, यहां से अब आपको पता चला जो पिछले सवालों के अंदर हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इनइक्वालिटीज गिवन होती थी, बुनियादी तौर पर उनके बैकग्राउंड में क्या होता था। यहां पर आपको पता चल गया कि वो x और y कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके नंबर्स होते हैं। अब वो नंबर जाहिर बात है नेगेटिव नहीं हो सकते, उस वजह से x और y की वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर रहे थे अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, अगली बात
हमें यहां पर बताया गया कि जो M1 मशीन है वो कंटिन्यूसली 120 घंटे तक काम कर सकती है। अब मॉडल ए की एक बाइसिकल बनाने में उसे 5 घंटे लगते हैं, 2 बाइसिकल्स बनाने में उसे कितनी देर लगेगी? द आंसर इज 10 घंटे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 बाइसिकल्स बनाने में 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 15 आवर्स। 4 बाइसिकल्स बनाने में 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 20 आवर्स। और एक्स बाइसिकल्स बनाने में उसे देर लगेगी 5x आवर्स। 5x आवर्स। अब अगर यही मशीन मॉडल बी की बाइसिकल बनाए एक, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। 2 बाइसिकल्स बनाने में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 बाइसिकल्स बनाने में 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, और y बाइसिकल्स बनाने में द आंसर इज 4 मल्टीप्लाइड विद y। ये मॉडल ए की x बाइसिकल्स बनाने के जो टोटल आवर्स हैं, और ये मॉडल बी की y बाइसिकल्स बनाने के टोटल आवर्स हैं। स्टूडेंट्स, ये इन दोनों आवर्स का सम हमें यहां पर बताया गया है कि जो M1 मशीन है वो 120 घंटे ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूस काम कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एग्जैक्टली 120 आवर्स उससे काम ले सकते हैं, या हमें 120 आवर्स से कम उससे काम लेना होगा। हो सकता है कि हम कुछ बाइसिकल्स मॉडल ए और मॉडल बी की बनाएं और आखिर पर हमारे पास फर्ज करें 2 घंटे बच जाएं, यानी 118 घंटे गुजर गए, हम कंटिन्यूस उससे काम ले रहे हैं, अब 2 घंटे पीछे बच गए। अब 2 घंटे में आप देखें कि कोई भी बाइसिकल नहीं बन सकती M1 मशीन की मदद से, तो वो 2 घंटे फिर वेस्ट हो जाएंगे। यानी हमारी जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 120 घंटे होने चाहिए। इसका मतलब है कि इन दोनों क्वांटिटीज का जो सम है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120। समझ गए आप? मॉडल ए की एक्स बाइसिकल्स जो है वो बनाने के लिए उसे 5x आवर्स रिक्वायर्ड है। मॉडल बी की y बाइसिकल्स बनाने के लिए उसे 4y आवर्स रिक्वायर्ड है। ये टोटल आवर्स, इन दोनों आवर्स का सम जो है वो 120 या 120 से लेस होना चाहिए। सो ये हम इनइक्वालिटी लिखते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड पर। 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120। स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ऊपर अगर हम यहां पर देखें तो मॉडल ए की एक बाइसिकल बनाने के लिए M2 जो मशीन है उसे 4 घंटे लगते हैं। एक्स मशीन्स को बनाने में उसे 4 इंटू एक्स आवर्स लगेंगे। मॉडल बी की एक बाइसिकल बनाने में उसे 8 घंटे लगते हैं, तो y बाइसिकल्स बनाने में उसे 8 इंटू y आवर्स लगेंगे। टोटल 4x प्लस 8y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 144 आवर्स। चूंकि उसका जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है हमारे पास M2 मशीन का वो 144 आवर्स है। सो हम दूसरी इनइक्वालिटी लिखेंगे 4x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 144। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब यहां पर देखें आप कि एक फंक्शन बन चुका है जिसे हमने कहा प्रॉफिट फंक्शन, और 4 इनइक्वालिटीज बन चुकी। फर्दर अब यहां पर कुछ नहीं बन सकता। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस देखते हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं समझनी। यहां पर जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हमें बड़ी अच्छी समझ आएंगी इस सिनेरियो की बेस पर। सबसे पहले है डिसीजन वेरिएबल्स। क्वांटिटीज विच आर टू बी डिसाइडेड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। क्वांटिटीज विच आर टू बी डिसाइडेड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जिन क्वांटिटीज के बारे में हम डिसीजन लेने जा रहे होते हैं उन्हें डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने ये स्टोरी देख ली, हमने बहुत कुछ लिख लिया, डिसीजन वेरिएबल्स यहां पर कौन कौन से हैं? द आंसर इज x और y। x मॉडल ए के बाइसिकल्स की तादाद और y मॉडल बी की बाइसिकल्स की तादाद। x और y जो हैं ये हैं यहां पर
decision variables. Objective function. The goal of the linear programming problem represented by a linear function is called objective function. किसी linear programming problem का जो goal होता है, जो मकसद होता है, एक linear function के तौर पर उसे represent किया जाता है, उसे objective function कहा जाता है. Objective का मतलब भी, लफ्ज़ी मतलब भी आप जानते हैं कि मकसद होता है. अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? शाबाश, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. और प्रॉफिट फंक्शन हमने कहां पर बनाया? द आंसर इज, ये है हमारा प्रॉफिट फंक्शन. स्टूडेंट्स, दिस प्रॉफिट फंक्शन इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है. x की जो मैक्सिमम पावर है वो भी 1 है और y की मैक्सिमम पावर भी 1 है. दिस इज अ लीनियर फंक्शन जिसे हम यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम दे रहे हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. आपने इसे पूरा लिखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इस तरह से एब्रीविएट करके आपने इसे नहीं लिखना. अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दैट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है. अब आपके ज़हन में फौरन सवाल आएगा कि सर यहां पर तो हम सिर्फ मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, मिनिमाइज करने की बात तो हम कर नहीं रहे, तो ये क्या बात हुई? डेफिनेशन में ये मिनिमाइज का वर्ड कहां से आ गया? स्टूडेंट्स, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होता है हम उसे मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, और जो हमारी कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है हम उसे मिनिमाइज करने की बात करते हैं. प्रॉफिट आपका उसी वक्त बढ़ता है जब आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो. तो स्टूडेंट्स, ये जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है. आगे जाकर हमारे सामने ऐसा प्रॉब्लम भी आएगा जिसके अंदर हमारा जो फंक्शन बनेगा वो कॉस्ट फंक्शन होगा. हम उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने की बात कर रहे होंगे. सो लीनियर प्रोग्रामिंग के दो मकासद हो सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना. अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब बढ़ते हैं हम फर्दर डेफिनेशंस की जानिब. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट का लफ्जी मतलब आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रेंट हम रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं, कंस्ट्रेंट हम पाबंदी को कहते हैं. हमारे इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या है? हमारी रिस्ट्रिक्शन है जो M1 मशीन है उसके जो मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल हैं वो हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसे 120 आवर्स से ज्यादा कंटिन्यूस नहीं चला सकते. दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास M2 मशीन के ऊपर है जिसको हम 144 आवर्स से ज्यादा नहीं कंटिन्यूसली चला सकते. सो डेफिनेशन देखते हैं. द रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड एज लीनियर इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स. हमारी इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल हैं दोनों मशीन्स के लिए वो हमारा प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है. स्टूडेंट्स, जो उन दोनों कंस्ट्रेंट्स की बुनियाद पर जो दो इनइक्वालिटीज बनी, फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है और सेकंड इनइक्वालिटी ये है कि M1 मशीन के 120 आवर्स एट मोस्ट मैक्सिमम अवेलेबल हैं और 144 आवर्स मैक्सिमम अवेलेबल हैं मशीन M2 के लिए. दीज टू लीनियर इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अच्छा, यहां से अब आपको समझ आ रही है कि जो हमारी डिफरेंट लीनियर इनइक्वालिटीज जो हमने पिछले प्रॉब्लम्स के अंदर भी देखी वो बुनियादी तौर पर किसी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, किसी रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी देखा कि जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज के मुताबिक सॉल्यूशन रीजन बनाते हैं तो सॉल्यूशन रीजन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं? द आंसर इज किसी रीजन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं.
अब वो इनफाइनाइट जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होता है? अ सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन जो या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करे, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस कॉर्नर पॉइंट पर आता है, हम उसे कैसे मालूम करते हैं, ये ही हम इस लेक्चर में आगे सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है इसकी सिर्फ स्टेटमेंट हमारे कोर्स में शामिल है, इसका प्रूफ शामिल नहीं है। इसकी स्टेटमेंट हमें यह बताती है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो सॉल्यूशन रीजन, जो कि हमारे केस में इनफैक्ट फिजिबल रीजन होगा, यानी ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि रिस्ट्रिक्टेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सॉल्यूशन रीजन हमारे केस में फिजिबल रीजन के किसी कॉर्नर पॉइंट पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है। यानी अगर हमें यह मालूम करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कब मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा, किस सॉल्यूशन पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो अपना सॉल्यूशन रीजन है, जो कि हमारे केस में फिजिबल रीजन होगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर उसे चेक करना होगा। अब अगर ये थ्योरम ना होता तो आप जरा सोचें कि हमारे लिए कितना मुश्किल होता। मुश्किल इसलिए होता कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होता है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर हम चेक नहीं कर सकते अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं हमारे सॉल्यूशन रीजन के वो हमारे फाइनाइट होते हैं। हम उन कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कि किस कॉर्नर पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और किस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब सवाल यह है कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन को मालूम करने का। तो स्टूडेंट्स, प्रोसीजर हमारी बुक में लिखा हुआ है, मैंने उसके जो स्टेप्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिखा है नेक्स्ट बोर्ड पर। आइए आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसका स्टेप 1, डिटर्मिन द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन कैसे डिटर्मिन किया जाता है यह हम बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। क्या करते हैं हम जो हमारी गिवन इनइक्वालिटीज, जो हमें इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं प्रॉब्लम के अंदर, हम उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं, हम उनके इंटरसेप्ट्स मालूम करते हैं, हम उन इंटरसेप्ट्स को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर हम ओरिजिन टेस्ट की बेस पर शेडिंग परफॉर्म करते हैं। हम वो रीजन जो है वो शेड करते हैं कि जहां पर तमाम इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हों। हमारे इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फिजिबल रीजन होगा, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सो हमारा पहला स्टेप डिटरमिन द फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन डिटरमिन करने के मैंने आपको तमाम मराहिल अभी एक्सप्लेन कर दिए। ये चीज हमने एक्सरसाइज 9.2 के प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर भी देखी। स्टेप 2, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स कैसे मालूम करते हैं? ये स्टूडेंट्स हमने देखा हुआ है कि बाज कॉर्नर पॉइंट्स तो आपको देख के पता चल जाते हैं। अगर कॉर्नर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो वो तो देखने से पता चल जाता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो उस कॉर्नर पॉइंट को मालूम करने के लिए जो बाउंड्री लाइंस बनती हैं सॉल्यूशन रीजन की, हम देखते हैं कि वो किन दो बाउंड्री लाइंस का इंटरसेक्शन बन रहा है वो कॉर्नर पॉइंट। हम उन दो बाउंड्री लाइंस की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से वो कॉर्नर पॉइंट मालूम करते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट मालूम करने का मरहला भी हम तय कर चुके हैं, हमने ये सीखा हुआ है पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी और एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर भी। स्टेप 3, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जनरल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहां पर मैंने अभी आपने देखा कि वहां पर P लिख दिया, चूंकि प्रॉफिट फंक्शन था, A और B की कोई सर्टेन वैल्यू हमने वहां पर लिखी। सो ये जनरल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने के बाद आप
ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हर कॉर्नर पॉइंट पर इवेल्युएट करें और देखें कि कहां पर वो मैक्सिमम हो रहा है, किस कॉर्नर पॉइंट पर वो मैक्सिमम हो रहा है और किस कॉर्नर पॉइंट पर वो मिनिमम हो रहा है। हमारा स्टेप 4 है ऑर्डर्ड पेयर x, y which will maximize or minimize the objective function will be optimal solution depending upon which is required। अगर आपको मैक्सिमाइजेशन रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसे मैक्सिमाइज करना रिक्वायर्ड है, तो आप देखें कि किस ऑर्डर्ड पेयर पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। जिस ऑर्डर्ड पेयर पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और अगर आपको मिनिमाइज करना रिक्वायर्ड है, जैसे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है, अगर मिनिमाइज करना रिक्वायर्ड है तो आप देखें कि किस ऑर्डर्ड पेयर पर, किस x और y वैल्यू पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है। उस सूरत में वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। यानी 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप फिजिबल रीजन को डिटरमिन करना, दूसरा स्टेप कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन मालूम करना, तीसरा पॉइंट हर कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना, और चौथा स्टेप है कि चूज करना कि किस कॉर्नर पॉइंट पर, किस ऑर्डर्ड पेयर पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है। हम देखेंगे उस प्रॉब्लम के अंदर कि हमें उसमें रिक्वायर्ड क्या है। स्टूडेंट्स, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आइए अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम चलेंगे। हम अभी नहीं देखेंगे कि ये प्रॉफिट फंक्शन है। हम पहला स्टेप जो है वो है फिजिबल रीजन को ग्राफ करना। हम उसके ऊपर काम करेंगे। इन 2 इनइक्वालिटीज को भी छोड़ दें, हम इन इनइक्वालिटीज की नंबरिंग कर लेते हैं। और उससे पहले बल्कि मैं कहूं तो ये जो इनइक्वालिटी है इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन निकल सकता है। अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें, इस इनइक्वालिटी को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 36। ये जो 2 इनइक्वालिटीज हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम नाम दे देते हैं, इसे 1 का और इसे 2 का। और नेक्स्ट बोर्ड पर वर्किंग कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टेप, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम चलेंगे जिस तरह हम पहले काम कर रहे हैं। हम एसोसिएटेड इक्वेशन को नाम दे रहे हैं L1 का। यह आ जाएगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। अब हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें इंटरसेप्ट चाहिए। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। ये वो स्टेप्स हैं जो हम बार बार देख चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 के अंदर भी और 9.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर भी। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। यहां पर हम बनाएंगे टेबल x y। स्टूडेंट्स, यहां पर हम y को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटरसेप्ट। 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10 और 5 2s are 10, 5 4s are 20, सॉरी 5 2s are 10, 2 कैरी तो 5 4s are 20। हमें x इंटरसेप्ट मिल गया 24। x को 0 पुट करेंगे हमें y इंटरसेप्ट मिलेगा। x को 0 पुट करेंगे तो 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3s are 12, 0 इसके साथ आ गया, 30 हमें मिल गया y इंटरसेप्ट। ओरिजिन टेस्ट, हमें जानना है कि इस लाइन के किस जानिब शेडिंग होगी। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी, x और y की जगह पर 0 0 पुट करते हैं। लेस देन 120, 0 लेस देन 120, ट्रू। ओरिजिन टेस्ट ट्रू, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन जो है ये शेडिंग परफॉर्म होगी। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज,
इसको हम नाम देंगे L2 का x plus 2y is equal to 36. Finding intercepts, x y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36, x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 18। ओरिजिन टेस्ट, जीरो प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 36, 0 लेस देन 36 होता है तो ओरिजिन टेस्ट इसका भी आ गया ट्रू, यानी इस लाइन से भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म होगी। स्टूडेंट्स, ये जो दो इनइक्वालिटीज है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन आप बना लें ना बनाएं, दोनों बातें दुरुस्त हैं। जब भी ये दो इनइक्वालिटीज सेट ऑफ इनइक्वालिटीज के अंदर शामिल हों तो याद रखें जो बनने वाला सॉल्यूशन रीजन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यानी वो डेफिनेटली फिजिबल रीजन होगा। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ शेडिंग करनी है जब ये दो इनइक्वालिटीज आपके प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हों। आइए अब ये जो हमने इंटरसेप्ट्स मालूम किए इनके मुताबिक इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं और फिजिबल रीजन को ग्राफ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन, ये जो डिस्टेंस है ये 6 यूनिट्स डिस्टेंस है, यानी ये है 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, लाइन 1 जो है उसके इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो उसका एक्स इंटरसेप्ट है 24 और वाई इंटरसेप्ट है 30। एक्स इंटरसेप्ट लाइन 1 का 24, 6, 12, 18, 24 और y इंटरसेप्ट है इसका 30। तो स्टूडेंट्स 6, 12, 18, 24 और 30, हमने दोनों इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन किया, दोनों साइड्स पर एरो हेड बनाना ना भूलिएगा, साथ हमने लिख दिया लाइन 1। इसके लिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका ओरिजिन टेस्ट जो है वो ट्रू है। तो स्टूडेंट्स टूवर्ड्स ओरिजिन हम यहां पर इशारे लगा लेते हैं कि हमें टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म करनी है। अब चूंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये दो इनइक्वालिटीज हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, इसका मतलब है कि हमें शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए करनी है। सो मैं यहां पर इशारा नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहां तो शेडिंग हमने करनी भी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारी डिस्कशन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स मैंने लाइन 1 के साथ ये इशारे मार्क कर लिए, दो भी इनफ है यहां पर। अब स्टूडेंट्स लाइन 2 का जो x इंटरसेप्ट है वो है 36 और y इंटरसेप्ट है 18। x इंटरसेप्ट लाइन 2 का 36 और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आ गया 18, दोनों को हमने ज्वाइन किया, लाइन 2 ड्रॉ हो गई। और स्टूडेंट्स इसका भी ओरिजिन टेस्ट जो है वो ट्रू है, इस इनइक्वालिटी का टूवर्ड्स ओरिजिन हमने शेडिंग परफॉर्म करनी है। अब स्टूडेंट्स इन इशारों के मुताबिक दोनों इनइक्वालिटीज का जो मुश्तरका सॉल्यूशन रीजन है वो क्या बन रहा है? शाबाश, क्या यहां पर शेडिंग होगी? द आंसर इज नो। यहां पर द आंसर इज नो। यहां पर डेफिनेटली नो, क्योंकि यहां पर तो आपने दोनों से इख्तलाफ कर लिया। सो सॉल्यूशन रीजन जो बनता है वो स्टूडेंट्स बनता है ये रीजन, ये जो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन विच इज इनफैक्ट फिजिबल रीजन, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। मैं इसको कर रहा हूं शेड। कीप इन माइंड के जो बाउंड्री लाइंस हैं ये
इसके अंदर शामिल हैं। ये स्टूडेंट्स हमने स्टेप 1 जो है अपना कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 है फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। हमें कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स कैसे हम मालूम करते हैं? हम फिजिबल रीजन की बाउंड्री पर ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर स्लाइड टर्न भी आएगा वो हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लें। ये स्टूडेंट्स हमारा एक पॉइंट, ये हमारा एक कॉर्नर पॉइंट आ गया, इसे नाम दे देते हैं ओ का। चूंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट एक बन गया। यहां से हमने चलना शुरू किया, सीधे जा रहे हैं हम, यहां से आके हमें मुड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, इसे ए का नाम दे देते हैं। फिर हमने यहाँ बाउंड्री लाइन पर चलना शुरू किया तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ चल रहे थे लाइन 1 पर और यहाँ से आके हमें जाना पड़ रहा है लाइन 2 पर। हमने टर्न लिया तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया एक और कॉर्नर पॉइंट, इसको हमने कह दिया बी। अब यहाँ पर हम आते गए लाइन 2 पर और यहाँ से हम वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट, दैट इज सी। अब एक कॉर्नर पॉइंट 0,0, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6, 12, 18, 24, 24,0 और ये जो है इसके हैं 0,18। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमें मालूम करना होगा। मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर पॉइंट्स आपके एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं वो तो आप देख के एग्जैक्टली बता लेते हैं, लेकिन जो एक्सिस के ऊपर नहीं आते वो हमें मालूम करने होते हैं। वो हम कैसे मालूम करते हैं? हम देखते हैं कि वो जो कॉर्नर पॉइंट है वो किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। उन दो लाइंस की जो इक्वेशंस हैं उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। हम यहां हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स। टू फाइंड बी सॉल्विंग L1 and L2 simultaneously. स्टूडेंट्स लाइन 1 की इक्वेशन हमारे पास है 5x + 4y = 120। लाइन 2 की इक्वेशन है x + 2y = 36। क्या करें? शाबाश। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर भी 4y आ जाएगा, 4y और 4y। अगर हम एक में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यह लिखेंगे मल्टीप्लाई L2 by 2 and subtract from L1। आप L2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसी में से L1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे भी काम हो जाना था। L1 पहले लिखी मैंने 5x + 4y = 120। L2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x + 4y = 36 2s are 72। सब्ट्रैक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स कैंसल, 5x - 2x is 3x = 120 - 72। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 48। x की वैल्यू यहां से आ गई, 3 ने डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 16। स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमें 16 हासिल हुई। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें y की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग इन L2। लाइन 2 या लाइन 1 की इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मालूम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। 16 + 2y = 36। 2y = 36 - 16 is 20। y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 10। स्टूडेंट्स हमारे पास जो B कॉर्नर पॉइंट बन गया, सो B हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन गया 16, 10। इस B कॉर्नर पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कॉर्नर पॉइंट्स
कंक्लूड कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारा ए का आ गया 0,0, ए आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6, 12, 18, 24,0, बी आ गया 16,10 और सी स्टूडेंट्स हमारे पास है 0,18। स्टूडेंट्स हमने 2 स्टेप्स मुकम्मल कर लिए। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप था कि हर कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करें। अब यहां पर हम बनाएंगे एक टेबल। यहां पर हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। आपने रेड कलर यूज नहीं करना यकीनन। कॉर्नर पॉइंट और यहां पर हमारा प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास था 40x प्लस 50y। हमने देखना है कि किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है ये मैक्सिमाइज हो रहा है। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दैट इज 0,0। 0 से मुराद क्या है? 0 ये है x की वैल्यू, यानी मॉडल ए की कोई साइकिल प्रोड्यूस ना करें और मॉडल बी की भी कोई साइकिल प्रोड्यूस ना करें, तो फिर क्या होगा? जब हम कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट किस बात का? हमारा प्रॉफिट यकीनन 0 आएगा। P 0,0 40 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 0 0। जब हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉफिट हमारा 0। लॉजिकल आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 24,0। x की जगह पर 24, y की जगह पर 0। इसका मतलब यह है कि अगर हम मॉडल ए की 24 बाइसिकल्स बनाएं और मॉडल बी की कोई भी बाइसिकल ना बनाएं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? स्टूडेंट्स यहां पर तो आ रहा 0, तो 40 को 24 से करते हैं मल्टीप्लाई। 40 मल्टीप्लाइड विद 24, हमारे पास आंसर आ रहा है 960। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 960 रुपीस होगा। आपने स्केल की मदद से ये टेबल बनाना है, इस तरह हाथ से आपने लाइंस ड्रॉ नहीं करनी। बी कॉर्नर पॉइंट, बी कॉर्नर पॉइंट है 16,10, यानी हम मॉडल ए की 16 बाइसिकल्स बनाएं और मॉडल बी की 10 बाइसिकल्स बनाएं तो उस सूरत में क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट एट 16,10, 40 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसे इवेल्युएट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। 40 मल्टीप्लाइड विद 16 प्लस 50 मल्टीप्लाइड विद 10। स्टूडेंट्स ये आ रहा है हमारे पास 1140, यानी ये ऑप्शन पिछले ऑप्शन से बेहतर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सी कॉर्नर पॉइंट 0,18। इसका मतलब यह है कि मॉडल ए की हम कोई बाइसिकल ना बनाएं और मॉडल बी की हम 18 बाइसिकल बनाएं। ये अंडर रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। 0,18, 40 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 18। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 900। ये स्टूडेंट्स हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स ये स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमें रिक्वायर्ड क्या था और वो रिक्वायर्ड हमें कहां अचीव हो रहा है। हमें रिक्वायर्ड है प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कब है? दैट इज 1140। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये कब आ रहा है?
द आंसर इज, ये हमें इस ऑर्डर्ड पेयर पर हासिल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी जो मॉडल ए की बाइसिकल्स हैं वो हम 16 बनाएं, मॉडल बी की हम 10 बाइसिकल्स बनाएं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। और अगर आपने प्रॉफिट को मिनिमाइज करना है तो फिर आप देख सकते हैं जीरो प्रॉफिट हमें हासिल होगा कि अगर हम कोई काम ही ना करें, हम ना मॉडल ए की बाइसिकल बनाएं ना मॉडल बी की बाइसिकल बनाएं। कंक्लूड करते हैं, हेंस प्रॉफिट will be maximum at x is equal to 16, y is equal to 10. That is to say, number of bicycles of model A is equal to 16, number of bicycles of model B is equal to 10. स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर जो गिवन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके मुताबिक अगर फैक्ट्री ऑनर इन नंबर्स को फॉलो करेगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।